बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं जनरल बाजवा के हवाले से कि कैसे जनरल बाजवा के ऊपर अल्लाह की लानतें पड़ी और जनरल बाजवा को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। जनरल बाजवा के इरादे कितने बड़े थे, वो क्या करना चाहता था पाकिस्तान के अंदर, किस हद तक जाना चाहता था, और इसकी नीयत और इरादे बहुत पहले से ही वाज़ेह थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी और खास तौर पर इमरान खान देखने में क्यों नाकाम रहे कि ये जनरल क्या करने के बारे में सोच रहा है। आइए ये सारी की सारी चीजें इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करते हैं। दुनिया के अंदर एक साइंस पढ़ाई जाती है जिसे कहा जाता है रिलेशन साइकोलॉजी। रिलेशन साइकोलॉजी एक तरह की मतलब साइंस है जिसमें आपको बताया जाता है कि रिलेशंस को कैसे जज किया जाता है। आपको बताया जाता है कि ये रिलेशन अब्यूजिव तो नहीं है, ये रिलेशन वन डायरेक्शनल तो नहीं है, ये रिलेशन वन डायमेंशनल तो नहीं है, इस रिलेशन में कौन पावर कपल है, किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है, अथॉरिटी किसके पास है, और रिलेशन में जाने से पहले किस तरह की चीजें देखी जानी चाहिए जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि इस रिलेशन के डायनामिक्स क्या होंगे या फ्यूचर में ये रिलेशन कैसा नजर आएगा। इसे कहते हैं रिलेशन साइकोलॉजी। इसकी सब ब्रांचेस भी है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में या डिफरेंट डिसिप्लिन में इसे अलग अलग तरीकों से अलग अलग टॉपिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। उस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि रिलेशन को जज कैसे किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से शादी वगैरह करना चाहता हूँ तो मैं उस रिलेशन के डायनामिक्स को कैसे प्रेडिक्ट कर दूं कि फ्यूचर में ये रिलेशन कैसे कैरी आउट किया जाए। इसके लिए रिलेशनल साइकोलॉजिस्ट मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि आप रेड फ्लैग्स देख लीजिए। मतलब प्यार में इतने अंधे ना हो जाइए कि आप रेड फ्लैग्स ना देख सके कि कौन किस तरह की एक्टिंग कर रहा है और कौन किस तरह से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। रेड फ्लैग्स हमेशा वाजे होते हैं। बहुत सारे ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम नजरअंदाज कर सकते हैं किसी के प्यार में या किसी की मोहब्बत में। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। अगर आपका कोई छोटा बेटा है या बच्चा है तो वो अचानक से बदतमीजियां करना शुरू कर देता है और आप उसकी मोहब्बत में उसकी बदतमीजियां इग्नोर करते जाते हैं कि ये बच्चा है, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली ये हो जाता है कि उसका जो वो बिहेवियर है वो कंसोलिडेट हो जाता है और वो उसका बिहेवियर परमानेंट बन जाता है। आपने मोहब्बत की खातिर उसके ये रेड फ्लैग्स इग्नोर कर दिए, उसकी बदतमीजियां इग्नोर कर दी, अल्टीमेटली वो जाकर उसका परमानेंट बिहेवियर बन गया। अब परमानेंट बिहेवियर चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह से इमरान खान को भी आर्मी चीफ के रेड फ्लैग्स देख लेने चाहिए थे। आर्मी चीफ के रेड फ्लैग्स क्या थे? जब मरियम सफदर ने और उसके शोहर ने कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मजार के ऊपर मजार का मजाक बनाया था तो उसके ऊपर जिन ऑफिसर्स ने कार्रवाई की थी कि ये क्या तमाशा हो रहा है वहाँ पर, उसके बाद उन तमाम तर ऑफिसर्स को GHQ तलब कर लिया गया था। जिन ऑफिसर्स ने वहाँ पर एक्शन लिया था वो ISI के ऑफिसर्स थे, वो ISI के अंडर आते थे। जनरल बाजवा ने अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए उनको ISI से निकाला और GHQ तलब कर दिया। किस हैसियत में उसने ISI के ऑफिसर्स को तलब कर लिया? ये था सबसे बड़ा मेजर रेड फ्लैग जो इमरान खान को देख लेना चाहिए था। दूसरा रेड फ्लैग था जब नवाज शरीफ को निकालने के लिए झूठी रिपोर्टें बनाई गई और नवाज शरीफ से जनरल बाजवा ने पैसे लिए। ये था दूसरा रेड फ्लैग जो इमरान खान को देख लेना चाहिए था। तीसरा रेड फ्लैग था जब आसिफ सईद खोसा ने इसकी एक्सटेंशन की जो दरखास्त थी उसको नामंजूर कर दिया और उसको कोर्ट में चैलेंज करवा दिया। उसके बाद जनरल बाजवा यहाँ वहाँ भटकता फिर रहा था कि मुझे एक्सटेंशन दो, मुझे एक्सटेंशन दो। ये था चौथा रेड फ्लैग जो देख लेना चाहिए था कि ये कितना मुफाद परस्त, अपॉर्चुनिस्ट और पावर हंग्री बंदा है। ये वो साइंस थे जो इमरान खान को टाइमली नोट कर लेने चाहिए थे और उसको बीच में ही सेक कर देना चाहिए था, लेकिन इमरान खान ने सेक नहीं किया। इमरान खान के ऊपर जादू फेरा हुआ था इस जनरल बाजवा ने और अभी भी फेरा हुआ है जनरल बाजवा ने। अब भी नाम ले रहा है मेजर जनरल फैसल नासिर के और जनरल बाजवा को सीधा समझ रहा है, जनरल बाजवा को सही समझ रहा है। हालांकि इमरान खान इतना सादा नहीं है कि वो ये ना समझ सके कि मेजर जनरल फैसल नासिर अपने बलबूते के ऊपर ये सब कुछ कर रहा है। वो सब कुछ कर रहा है तो जनरल बाजवा के कहने के ऊपर कर रहा है, अपने बलबूते के ऊपर कुछ नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी इमरान खान इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन बचाने के चक्कर में या किसी ना किसी तौर के ऊपर रिकंसिलिएशन के दरवाजे खोलने के चक्कर में, रिकंसिलिएशन के दरवाजे किस तरह से खोलेंगे इन फौजियों के साथ जब एक तरफ वो अपनी पावर कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि मेरे पास 7 लाख फौज है, बंदूकें हैं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम्हारे पास क्या है? एक डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टी और जिसके डिसऑर्गेनाइज्ड कारकुन जो स्पोरेडिक रेजिस्टेंस दे रहे हैं, जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस भी नहीं दे रहे हैं। सो इस तरह से वो अपनी पावर कैलकुलेशंस कर रहा है और ऐसे बंदों को आप समझते हैं कि वो आपके साथ बैठेगा और आपके साथ नेगोशिएट करेगा और पावर डील स्ट्राइक करेगा। ये फैशिस्ट लोग होते हैं। फैशिस्ट लोग कभी भी पावर नेगोशिएट नहीं करते बल्कि इनको अवाम पकड़ती है और फिर उल्टा टांग देती है सड़कों के ऊपर, जिस तरह मुसोलिनी को टांग दिया था अवाम ने। ये तो हो गया जनरल बाजवा के हवाले से कि उसको कब कहां पर रोकना चाहिए था इमरान खान को, जो इमरान खान ना कर सका। अब आते हैं नून लीग के चट्टे बट्टों की तरफ। नून लीग वाले बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि ये कह रहे हैं वो कर देंगे, ये कर देंगे, इसको मार देंगे, उसको मार देंगे। मतलब एक टोटल फैसिस्ट स्टेट बनाने के चक्कर में और फैसिस्ट बयान दे रहे हैं। ये डेस्परेशन है। जब भी कोई जंग हार रहा होता है तो वो डेस्परेट एक्ट्स कमिट करना शुरू कर देता है, मतलब लोगों को मारना शुरू कर देता है, सिविलियंस को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जो विक्टर होता है वो कभी भी लॉज, ह्यूमन राइट वगैरह को नहीं छोड़ता, वो बल्कि उनको रिस्पेक्ट करता है। जो हारने वाला होता है ना, वो हर तरह की दहशतगर्दी करना शुरू कर
कर देता है। सो इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि नून लीग वाले हार रहे हैं और वो ये सारी की सारी दहशतगर्दियां वगैरह करे। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फैशिस्ट स्टेट चलता कैसे है और उसके बाद फैशिस्ट स्टेट अल्टीमेटली तबाह कैसे होता है, कौन सी ऐसी चीजें होती है जो फैशिस्ट स्टेट को तबाह कर देती है और तारीख में कौन कौन से फैशिस्ट स्टेट आए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, शाह के टाइम के ऊपर ईरान एक फैशिस्ट स्टेट था और फैशिस्ट स्टेट एक अल्लाह की तरफ से अजाब होता है वहां की अवाम के लिए। जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान एक फैशिस्ट स्टेट था, जनरल जिया के दौर में पाकिस्तान एक फैशिस्ट स्टेट था, इसी तरह से मुसोलिनी के टाइम के ऊपर इटली एक फैशिस्ट स्टेट था। फैशिस्ट स्टेट की निशानियां ये होती है कि वहां पर मीडिया नैरेटिव कंट्रोल किया जाता है। चंद साफी, हामिद मीर, गरीदा फारूक, इन जैसों को मिलाकर कहा जाता है कि मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ये हैं और ये ही सारा का सारा नैरेटिव सेट करेंगे और दुनिया की मीडिया सबसे ज्यादा इंस्पायर इन्हीं से होती है। उसके बाद पुलिस, फौज सब मिलकर और कोर्ट मिलकर अवाम की हंटिंग करना शुरू कर देती है। जो भी वॉइस ऑफ डिसेंट होती है उसे मार दिया जाता है, उसे खत्म कर दिया जाता है, उसे सेडिशन के अंदर दबा देने की कोशिश की जाती है। मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त कायदे-ए-आज़म जिंदा होता और वो जनरल बाजवा के खिलाफ स्टेटमेंट देता तो कायदे-ए-आज़म के ऊपर भी सेडिशन का चार्ज लगा दिया जाता। कोई शक नहीं रहता इस बात में, क्योंकि इस वक्त एक फैशिस्ट स्टेट बन चुका है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जब भी मिलिट्री रूलर पाकिस्तान के अंदर आए तो पाकिस्तान को वो एक फैशिस्ट स्टेट बनाने के चक्कर में पड़ जाते, जिसके अंदर मीडिया, कोर्ट सब कुछ उनके कंट्रोल के अंदर हो। अब देखें DGISPR क्या कहकर गया था कि हमें ऐसे कानून चाहिए जिसके थ्रू हम सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सके। रेगुलेट का मकसद यह है कि हम कंट्रोल कर सके, अपना नैरेटिव ज्यादा सेल कर सके, जो हमारे मुताबिक बात ना करे उसको पकड़कर जेल में डाल सके, उसके ऊपर दहशतगर्दी कर सके, उसको टॉर्चर कर सके। ये इस तरह के कानून की बात करके गया था DGISPR और माशाल्लाह से उन्होंने बना भी दिया कि FIA को अब इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है कि FIA अब ये काम करना शुरू कर देगी। मतलब एक तरह से फैशिस्ट स्टेट बनाने के चक्कर में पड़ा हुआ है DGISPR और ISI और ये सारी की सारी मिलिट्री जुंटा। अब आपको समझ में आ गया कि फैशिस्ट स्टेट क्या होता है। अब आते हैं कि क्या फैशिस्ट स्टेट ग्रो कर सकता है? नहीं करता ग्रो फैशिस्ट स्टेट। फैशिस्ट स्टेट कभी भी इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करता। ईरान के पास तेल के मैसिव रिजर्व थे, ईरान एक फैशिस्ट स्टेट था, वो ग्रो नहीं कर पाया था वहां पर, क्योंकि फैशिस्ट स्टेट की प्रायोरिटीज ये होती है कि वो सर्टेन एलीट को ही रिवॉर्ड करना शुरू करते। मतलब बादशाह का जमहूरियत में नाम रख दे तो वो एक फैशिस्ट स्टेट बन जाता है। सो इसी तरह से ईरान कभी भी तरक्की नहीं कर पाया। इसी तरह से जनरल जिया के दौर में जितने भी पैसे आए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया। इसी तरह जनरल मुशर्रफ के दौर में जितने पैसे आए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाया, क्योंकि फैशिज्म कभी भी तरक्की नहीं दिलाता आप सबको। लेकिन जमहूरियत की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि आप आजादी से बात कर सकते हो, आप अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो, आप उनसे सवाल पूछ सकते हो, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो। लेकिन एक फैशिस्ट स्टेट में जो इस वक्त पाकिस्तान है उसमें आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। ये लिबर्टी नहीं होती आपके पास, और लिबर्टी ना होना इंसानों को गुलाम बनाने के बराबर है। मतलब हम इस वक्त एंग्लो अफ्रीकन स्लेव्स बने हुए हैं, जिनके ऊपर अब कॉलोनियल मास्टर्स ऊपर बैठे हुए हैं और जो हमें डिक्टेट करने की कोशिश करें कि अब आप ये करें, अब आप वो करें। इस तरह से पाकिस्तान की रियासत चल रही है। अल्टीमेटली इस रियासत का क्या बनेगा, फैशिस्ट स्टेट का एंड कैसे होता है, ये भी देखना जरूरी है। फैशिस्ट स्टेट का एंड हमेशा रेवोल्यूशन से हुआ है। कोई भी फैशिस्ट स्टेट इलेक्शन से ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, जिस तरफ इमरान खान ले जाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्शन के थ्रू सॉफ्ट रेवोल्यूशन आए, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि स्टेट को ये फैशिस्ट बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सो फैशिस्ट स्टेट जो मोस्टली चेंज हुए वो थ्रू रेवोल्यूशन हुए। ईरान को देख ले, रेवोल्यूशन के थ्रू चेंज हुआ। जनरल जिया को देख ले, उसको भी बम से मारना पड़ा, उसके बाद ही ये स्टेट चेंज हुआ है। इसी तरह से जनरल मुशर्रफ को आप देख ले, उसको आर्मी चीफ के ओहदे से हटाना पड़ा, फिर जनरल क्यानी ने उसको धमकी दी, उसके बाद जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़कर भागा था, वरना वो भी भागने का नाम नहीं ले रहा था। इसी तरह से आप इटली के बेनितो मुसोलिनी को देख ले, मुसोलिनी के ऊपर जंग कर दी गई, मुसोलिनी का मुल्क तबाह हो गया, उसके बावजूद भी मुसोलिनी नहीं जा रहा था, अवाम ने पकड़कर बीच चौराहे पर टांग दिया उसको। इस तरह से हुआ। आप एडोल्फ हिटलर की देख ले, एडोल्फ हिटलर को गोली खाकर खुद को मारना पड़ा ताकि वो जान छूटे उसकी, वरना वो भी मुसोलिनी की तरह बीच सड़क पर टंगा हुआ मिलता हम सबको। सो फैशिस्ट स्टेट हमेशा इसी तरह से चलते। आप सोवियत यूनियन को देख लें, सोवियत यूनियन का जब जोसेफ स्टालिन मरा था तो निकिता क्रुश्चेव ने उसको जो गालियां दी थी, हालांकि निकिता क्रुश्चेव उसका अपना बंदा था, जैसे जनरल बाजवा के अपने जनरल्स थे, तो उसी तरह से सोवियत यूनियन में जब मरा था ये जोसेफ स्टालिन तो निकिता क्रुश्चेव ने उसको वो माँ बहन की गालियां दी थी उसकी मौत के ऊपर, और फिर कहा था ये जिंदा था इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था, वरना इससे बड़ा दहशतगर्द कोई नहीं था। इस तरह की बातें की जाती हैं उन लोगों के मरने के बाद। सो इस तरह से ये फैशिस्ट स्टेट एंड होते हैं, मतलब थ्रू रेवोल्यूशन एंड होते हैं, वो कभी भी बैलेट के थ्रू चेंज नहीं होते। सो इमरान खान को असेस करना पड़ेगा कि फैशिस्ट स्टेट में कैसे लड़ना है उसने। अगर बैलेट के थ्रू लड़ने की कोशिश करा तो बैलेट तक पहुंचने के लिए उसको पावर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। पावर एक्सरसाइज करने के लिए उसको रीएडजस्ट और रीअलाइन करना पड़ेगा। ये इमरान खान और पीटीआई को थोड़ी सी पॉलिसी रीथिंक करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।